तो हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कमीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि थर्ड सीजीएल सचिवालय सहायक सेट प्रैक्टिस का जीके और साइंस का ये 75 क्वेश्चन जो हम लगातार आपके पास पहुंचाने का प्रयास करते हैं वो टोटली एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होता है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपका परीक्षा पैटर्न दिया हुआ है उस परीक्षा पैटर्न को फॉलो करके ही हम आपको ये 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन जीके और साइंस का देने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट से जितना भी क्वेश्चन है हम उसी रेशियो में आपको क्वेश्चन देने का प्रयास करते हैं ताकि आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी की उस एग्जाम के ज्यादा नजदीक पहुंच सके, उसके रिजल्ट के ज्यादा नजदीक पहुंच सके और रिजल्ट ओरिएंटेड सेट प्रैक्टिस हमारा केसीसी यानी केसरिया कमीशन क्लास बन सके। फ्रेंड्स, आपको याद है कि हम आपको बार बार चर्चा करते हैं जब कभी भी आपको टेलीग्राम चैनल से हम मेरे साथ अगर जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहता है, वहां से आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल केसीसी ऑफिशियल से डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जब केसीसी ऑफिशियल के नाम से सर्च करेंगे तो हमारा फोटो का लोगो मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट हमसे आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने का कारण यह है कि हम जो भी कंटेंट अवेलेबल हो सकता है परीक्षा को लेके या अन्य कंपटीशन एग्जाम को लेके हम वहां अवेलेबल करवा देते हैं, करवाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो निश्चित तौर पर इसे आगे बढ़ाने का कोशिश करें यानी शेयर करने का कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो जब हम बनाए एग्जाम रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन जब हम यूट्यूब पर डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से ही हमें एनर्जी मिलता है। और अंतिम एक बात और कि आप अति उच्च स्ट्रेटेजी के साथ, हाई स्ट्रेटेजी के साथ अपना तैयारी को बरकरार रखिए क्योंकि एग्जाम इस बार नेक्स्ट अब की बार नहीं बढ़ने वाला है। तो जो बढ़ चुका है उसमें जो समय आपको मिल गया उस समय का सही उपयोग करके और स्ट्रेटेजी बना के और एक बार सिर्फ लगन से लगने की जरूरत है। कहा जाता है कि अगर मन से अगर जीत गए किसी चीज को तो आप दुनिया को जीत जाइएगा। तो मन से पहले जीत जाइए तो निश्चित तौर पर सफलता आपके हाथ निश्चित लगेगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम केसीसी का देखते हैं और पहला क्वेश्चन में हमारा है कि FeZnCu और Al में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है। आपका ऑप्शन है फेरस, जिंक, कॉपर या एल्यूमिनियम। आपका सही आंसर होगा सर्वाधिक अभिक्रियाशील। इन दिए हुए ऑप्शनों में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर अगर बढ़ते से घटते क्रम की ओर अगर आपसे पूछता है या याद रखने की जरूरत आपको पड़े तो याद एक ट्रिक रखिएगा, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। तो काशीनाथ क्या कहता है कि कौन है जी आगे आओ। क्लियर। ये ट्रिक अगर आप याद रखते हैं कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कोई कहता है तो उसके बाद सुनने के बाद काशीनाथ कहता है कौन है जी आगे आओ। क्लियर। ये ट्रिक अगर याद रखते हैं तो आपको अधिक अभिक्रियाशीलता से कम अभिक्रियाशीलता की ओर आपको एक तत्व, सभी तत्व जो दिया हुआ है वो याद रह जाएगा। काशी से याद रखिएगा पोटेशियम, नाथ से याद रखिएगा सोडियम, का से याद रखिएगा कैल्शियम, माली से याद रखिएगा मैग्नीशियम, आलू से याद रखिएगा एल्यूमिनियम, एल, जरा से याद रखिएगा जेडेन जस्ता, फीका से याद रखिएगा एफी यानी फेरस लोहा, पकाता से याद रखिएगा पीबी यानी सीसा और है से याद रखिएगा हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन से भी कम अभिक्रियाशीलता पर ही ध्यान देंगे तो कौन से याद रखिएगा Cu यानी कॉपर, हैजी से Hg यानी पारा, आगे से याद रखिएगा Ag यानी चांदी और आओ से याद रखिएगा Au यानी सोना को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, VLSRSAM से संबंधित कौन सा कथन है, इस पर विचार कीजिए। 3 कथन आपको दिया हुआ और विचार करना है और बाई ऑप्शन आपको ऑप्शन चुनना है। क्लियर। तो क्या VLSRSAM जो है यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? तो हाँ, यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसका परीक्षण हाल ही में अगस्त 2022 में DRDO, ये पॉइंट याद रखिएगा, DRDO और भारतीय नौसेना के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण कहां किया गया? उड़ीसा के तट पर सफल परीक्षण अगस्त 2022 में किया गया।
तो तीनों ही बात आपका बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन में देखेंगे तीनों किसमें है, तीनों है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन पर विचार करना है। आपको कथन दिया हुआ है और कौन सा कथन सही है यह आपको पहचान करने के लिए दिया हुआ है। आपका ऑप्शन है कम लंबाई की बांसुरी में से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। ऐसी बात बिल्कुल गलत है। कम लंबाई की बांसुरी में निम्न आवृत्ति तरंग पैदा होगी, ऐसा नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट है दूसरा ऑप्शन, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्था तरंगों के रूप में प्रगामी होता है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ध्वनि जैसे ही आ गया ध्वनि तरंग, तो ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है, तो अनुदैर्घ्य प्रत्यास्था तरंगों के रूप में प्रगामी होता है। तो जिस ऑप्शन में आपका केवल 2 होगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में केवल 2 दिया हुआ है, 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पेरांतो क्या होता है। ऑप्शन है लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत है, स्पेन का बंदरगाह नगर है, ऑप्शन सी एक खेल का नाम है, या ऑप्शन डी विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है एस्पेरांतो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया होता है जिसमें आप क्या करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पाश्चराइजेशन में दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, यह भी बात गलत है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक उसे ठंडा कर लेने की प्रक्रिया पाश्चराइजेशन कहलाता है। यह बात बिल्कुल ही सही है। अतः आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाश्चराइजेशन की खोज लुईस पाश्चर नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलस कोपरनिकस किस लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन है दूरबीन के आविष्कार के लिए। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। तो यह बात तो आपका नहीं होगा निकोलस कोपरनिकस के बारे में। ऑप्शन बी, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, न कि पृथ्वी के। बिल्कुल सही बात है। निकोलस कोपरनिकस ने कहा था कि ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ना ही पृथ्वी के। तो ये बी नंबर ऑप्शन आपका निकोलस कोपरनिकस के बारे में बिल्कुल सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या रहा है। आपका ऑप्शन है 8.9%, ऑप्शन बी 10.47%, ऑप्शन सी 11.06%, या ऑप्शन डी 14.42%। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10.47%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल के प्रसिद्ध बंदरगाह फुहार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन है कावेरीपट्टनम, ताम्रलिप्ति, ऑप्शन सी कांचीपुरम, या ऑप्शन डी भारूकच्छ। तो संगम काल में जो प्रसिद्ध बंदरगाह होता था उसे पुहार की संज्ञा दिया गया था, और वह पुहार को वर्तमान कावेरीपट्टनम के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे करी काल जो था वो संगम काल में चोल शासक था जो 190 ईस्वी में शासन किया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और यही करी काल जो था उन्होंने पुहार की स्थापना कावेरी नदी पर किया था, लंबा बांध बनाकर किया था, जिसका प्रयोग बंदरगाह के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमा का पूरा रूप क्या होता है। सबसे पहली बात ध्यान देंगे कि फेमा की स्थापना, फेमा एक्ट जो आया था 1999 ईस्वी में आया था। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात की फेमा का पूरा रूप क्या होता है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है फंड्स एक्सचेंज मीडिया एक्सचेंज, ऑप्शन बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन सी फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है फेमा का पूरा रूप। क्लियर, फेमा का पूरा रूप है, जिसकी स्थापना होती है 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन महोत्सव जिसका अर्थ है पेड़ों का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ ट्रीज, भारत में जुलाई महीने के किस सप्ताह में मनाया जाता है। ऑप्शन है तीसरे सप्ताह में, पहले सप्ताह में, आखिरी सप्ताह में, या दूसरे सप्ताह में। आपका सही आंसर होगा पहले सप्ताह में, जुलाई के महीने में पेड़ों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ ट्रीज को मनाया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डेयरी आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है? ध्यान देंगे, आर्थिक गतिविधि की किस श्रेणी में आता है? प्रथम श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी, तृतीयक श्रेणी या चतुर्थक श्रेणी में? आपका ऑप्शन दिया हुआ चारों के चारों। सही आंसर होगा प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया जाता है, क्योंकि पशुपालन जो है वो प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत शामिल। प्राकृतिक से रिलेटेड जितना भी चीज है ना वो प्राथमिक श्रेणी से संबंधित है, इतना ध्यान रखेंगे। पशुपालन हो गया, आपका वन हो गया, आपका मत्स्य पालन हो गया, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं। तो प्राकृतिक चीजें जो होगी वह प्राथमिक क्षेत्र से होगी। ऑप्शन नंबर बी डेयरी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। क्या निर्णय दिया था? ऑप्शन एक में है संसद सभी मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकती है। ऑप्शन बी संसद केवल कुछ मौलिक अधिकारों को संशोधन कर सकती है। ऑप्शन सी संसद मौलिक अधिकारों को कदापि संशोधित नहीं कर सकती है। या ऑप्शन डी संसद 4/5 बहुमत से मौलिक अधिकारों को संशोधित कर सकती है। आपका सही आंसर होगा संसद मौलिक अधिकारों को कदापि संशोधित नहीं कर सकती है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत सेवक, ग्राम सेवक, पंचायत सेवक जिसे ग्राम सेवक कहा जाता है, तो ग्राम सेवक की नियुक्ति का अधिकार किसको दिया गया है? ऑप्शन है ग्राम पंचायत को, जिला अधिकारी को, राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार को पंचायत सेवक की नियुक्ति का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल जिसे 0 आवर कहा जाता है अंग्रेजी में, का समय क्या होता है? सबसे पहली बात समझेंगे कि शून्यकाल कहां यूज होता है और शून्यकाल किस देश की देन है। पहली बात, शून्यकाल जो है वह संसद में जब संसद सदन की बैठक होती है तो उसे उसी एवज में शून्यकाल शब्द आता है, और शून्यकाल का प्रचलन जो है वह शून्यकाल की देन जो है वह होती है भारत की देन। यानी क्वेश्चन जब कभी भी आपसे पूछता है कि शून्यकाल किस देश की देन है तो कहिएगा भारत की देन है। तो संसद की जब बैठक होती है तो सबसे पहला बैठक 11 बजे से संसद की कार्यवाही शुरू होती है। 11 बजे, सुबह 11 बजे से, और 11 से 12 बजे तक पहला आवर चलता है, फर्स्ट आवर चलता है, और इस घंटा को कहा जाता है प्रश्नकाल। क्लियर? जबकि 12 से 1 बजे तक का जो कार्यकाल चलता है, 12 से 1 बजे तक जो कार्यकाल चलता है संसद का, वह होता है प्रश्नकाल का, सॉरी शून्यकाल का, और यही शून्यकाल की आपको चर्चा करा है। तो 12 से लेकर 1 बजे तक के काल को 0 आवर कहा जाता है, जबकि 1 बजे से लेकर 2 बजे के कार्यकाल को जो संसद में बैठक होती है उसे कहा जाता है लंच। उस समय लंच किया जाता है, कोई कार्यवाही नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक क्या है? ऑप्शन है फास्ट ट्रैक कोर्ट है, नॉन गैजेटेड संगठन है, ऑप्शन सी केंद्र सरकार का विभाग है, या निजी कंपनी है। आपका सही आंसर होगा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना जो होती है, सबसे पहली बात इसको यह समझ लेंगे कि इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को इसे अधिनियमित किया जाता है। और यह किस लिए किया जाता है? तो यह पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकार के प्रवर्तन एवं व्यक्ति और संपत्ति के जो संपत्ति का नुकसान हो जाता है, पर्यावरण और निजी व्यक्ति के संपत्तियों का जो नुकसान हो जाता है उसके लिए क्षतिपूर्ति करना और उसकी सहायता के लिए एक नॉन गैजेटेड संगठन की नियुक्ति भारत में की गई है। क्लियर? जिसको अधिनियमित यानी कानूनी रूप से अधिनियमित इसे 18 अक्टूबर 2010 को किया गया है। तो यह एक नॉन गैजेटेड संगठन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारों का वर्गीकरण का आधार क्या था? ऑप्शन है पद के आधार पर, ऑप्शन बी वेतन के आधार पर, ऑप्शन सी सवार तथा जात के पारस्परिक संबंधों के आधार पर। सबसे पहली बात समझेंगे कि मनसबदार जो था वह था क्या? तो मनसबदार जो था वो अकबर के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था को जारी किया गया था। अब मनसबदार से संबंध होता था कि सवार पद से और उसके जात से, जिसको जितना ज्यादा सवार का पद प्राप्त था या जात पद प्राप्त था उसे उतना ही मनसबदार माना जाता था। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था, मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। क्लियर? अकबर के शासनकाल में
कुल 29 मनसबदार थे। जबकि ध्यान देंगे औरंगजेब के शासनकाल तक आते आते औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की कुल संख्या की ओर अगर ध्यान देंगे तो सबसे ज्यादा मनसबदार जो था वो औरंगजेब के शासनकाल में ही 79 की संख्या में मनसबदार थे। मनसबदार से का अर्थ यही होता है कि सवार और जात पद का बोध होता था। क्लियर। अब 500 से लेकर, अब ध्यान देंगे 10 से लेकर अगर 500 तक मनसब प्राप्त करने वाला जो होता था उसे ही मनसबदार कहा जाता था। जो 10 से लेके 500 तक मनसब प्राप्त यानी सवार पद प्राप्त करता था उसे मनसबदार कहा जाता था। जबकि 500 से लेकर 2500 तक जो मनसब प्राप्त करता था उसे उमरा कहा जाता था, और जो 2500 से भी ऊपर मनसब प्राप्त करता था उसे अमीर ए आजम कहा जाता था। क्लियर। तो ध्यान रखेंगे मनसबदारों की संख्या अकबर के शासनकाल में 29 थी, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक 79 मनसबदार थे। मनसबदार का मतलब होता है अर्थ और जात के पारस्परिक संबंधों के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य से राष्ट्रपति शासन उस समय लागू किया जाता है जब, यानी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है? आपका ऑप्शन है राज्यपाल इस आशय को स्पष्ट कर दे या रिपोर्ट दे दे कि संबंधित राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। पहली बात, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए यानी उसे ज्ञात हो जाए कि उस राज्य का शासन तंत्र विफल हो चुका है या नहीं, संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है शासनकाल, तो ऐसे स्थिति में भी राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, अनुच्छेद 356 लागू कर सकता है। ऑप्शन सी में है संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर। बिल्कुल सही बात, जब संवैधानिक तंत्र उस राज्य का विफल हो गया तो ऐसे स्थिति में अनुच्छेद 356 लागू कर दिया जाता है। तो सभी जो है कथन आपका सही है, यानी उपयुक्त सभी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद दस्ता का गठन किस उद्देश्य से हुआ था? ऑप्शन है सरकार विरोधी तोड़फोड़ के लिए, अंग्रेजों की हत्या करने के लिए, सरकार को युद्ध कार्यों में बाधा पहुंचाने के लिए, या भारत आजाद कराने के लिए। आपका सही आंसर होगा सरकारी विरोधी तोड़फोड़ के लिए आजाद दस्ता का गठन किया गया था। और आजाद दस्ता का गठन नेपाल के जंगल, आजाद दस्ता का गठन नेपाल के जंगल में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद प्रथम गुप्त क्रांतिकारी यह गतिविधि थी, और इसकी स्थापना नेपाल के जंगल बिलास जंगल जो था, नेपाल के बिलास जंगल में किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1943 ईस्वी में। यानी हमने पहले ही कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 1943 ईस्वी में नेपाल के बिलास जंगल में आजाद दस्ता का गठन किया गया था। यह भारत छोड़ो आंदोलन के बाद प्रथम गुप्त क्रांतिकारी गतिविधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु परिवर्तन निम्नलिखित में से किस कारण होता है? ऑप्शन है पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है, इस कारण से, विभिन्न ऋतुओं में सूर्य किरणें विविध मात्रा में प्राप्त होती है इसलिए, ऑप्शन सी पृथ्वी का अंडाकार परिभ्रमण पथ होता है इसलिए, या सूर्य एवं पृथ्वी की दूरी विभिन्न ऋतुओं से भिन्न भिन्न होती है। ध्यान देंगे ऋतु परिवर्तन जो हो जाता है, मौसम में जो परिवर्तन आ जाता है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण अब पृथ्वी अपने अक्ष पर के साथ साथ वह पूरे सूर्य की परिक्रमा जो करता है 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरे पृथ्वी जो है परिक्रमा पूरी कर लेता है अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण। और यह परिक्रमा पूरी करता है पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर, जिसके कारण ही ऋतु में परिवर्तन हो जाता है। दोनों ही ध्रुवों पर 6 महीने का दिन 6 महीने का रात हो जाता है। इसके अलावा भी और भी परिवर्तन होता है, जैसे कि ऋतु में परिवर्तन हो जाना, दोनों ध्रुवों पर 6 महीने की दिन और 6 महीने का रात हो जाता है। इसके 6 महीने का दिन 6 महीने का रात हो जाता है। दिन और रात का छोटा बड़ा भी यही इसी कारण से, यानी कि पृथ्वी का धुरी पर झुके होने के कारण ही संभव हो पाता है। इसके अलावा प्रत्येक अक्षांश पर तापांतर में
अंतर होता है, यानी ताप में अंतर होता है। तो ऑप्शन ए आपको निकल के आया कि पृथ्वी की धुरी झुकी होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉगर बैंक कहां स्थित है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, या ऑप्शन डी हिंद महासागर। आपका सही आंसर होगा अटलांटिक। डॉगर बैंक जो है एक प्रकार का ऐसा क्षेत्र अटलांटिक महासागर, दरअसल यह डॉगर बैंक उत्तरी सागर का हिस्सा है, उत्तरी सागर का हिस्सा है, और यह मेनली रूप से इंग्लैंड के पश्चिम भाग में पड़ता है। तो और यह उत्तरी सागर जो है वो अटलांटिक महासागर से रिलेटेड है। यही कारण है कि आपका ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर में डॉगर बैंक है। यहां पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में आकर मिल जाती है, जिसके कारण से प्लैंकटन नामक एक घास का निर्माण होता है, जो कि मछलियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, उसके पोषण के रूप में माना जाता है, और यहां मछली ज्यादा आते हैं। तो इस क्षेत्र में यानी डॉगर बैंक में मत्स्य पालन क्षेत्र भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि सेकंड की मारन क्षमता कितनी होती है? ध्यान देंगे, अग्नि सेकंड जो होता है वह मध्यम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होती है, और यह मार कहां से कहां तक करती है? तो यह मार जो करती है वह जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल होती है, जो मध्यम दूरी का होता है, और इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन है जय रामदास दौलतराम, ऑप्शन बी अनंत सैनम आयंगर, ऑप्शन सी आर दिवाकर, ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। आपका सही आंसर होगा जय रामदास दौलतराम स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। इनका कार्यकाल जो था वह 1950 ईस्वी से लेकर 1956 ईस्वी तक इनका कार्यकाल बिहार में राज्यपाल यानी गवर्नर के रूप में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में अगर ध्यान देंगे बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला इसमें से नहीं है? आपका ऑप्शन है सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता, ऑप्शन सी कानून एवं व्यवस्था, या लोकोपयोगी सेवाएं। सही आंसर होगा कि स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, वो है कानून और व्यवस्था। यह स्थानीय सरकार का काम नहीं होता है, यह राज्य सरकार का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? ऑप्शन है इंग्लैंड में, ऑप्शन बी यूएसए में, कनाडा में, या फ्रांस में। आपका सही आंसर होगा कि एकल नागरिकता की अवधारणा जो है भारत में वह इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। थोड़ा बहुत ध्यान दे लेंगे तो ध्यान रखेंगे ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन से संविधान में चीजें जोड़ी गई है। संसदनात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से जोड़ा गया है। इसके अलावा एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया इंग्लैंड के संविधान से है। जबकि यूएसए के संविधान की ओर ध्यान देंगे तो निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की चर्चा किया गया है यूएसए के संविधान से। उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा इंग्लैंड के संविधान से। वित्तीय आपातकाल की अवधारणा इंग्लैंड के संविधान से। एससी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि की चर्चा इंग्लैंड के संविधान से। संसद की सर्वोच्चता इंग्लैंड के संविधान से। इसके अलावा इंग्लैंड के संविधान से ही सब बोल दिए। ध्यान देंगे भारत में एकल नागरिकता, फिर से एक बार ध्यान देंगे, एकल नागरिकता की अवधारणा जो है वो अपनाई गई है इंग्लैंड के संविधान से। और इंग्लैंड के संविधान से संसदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। जबकि यूएसए के संविधान से शामिल किया जाता है संसद की सर्वोच्चता को, न्यायिक पुनरावलोकन को, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को, मौलिक अधिकार को। यह सभी यूएसए के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान की ओर ध्यान देंगे, संघात्मक शासन व्यवस्था, अपशिष्ट शक्ति जो होता है वो केंद्र के पास होता है, संघ एवं राज्य की शक्ति का विभाजन और राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, या गुरु अर्जुन देव। आपका सही आंसर होगा अपने आप को सच्चा बादशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था। और गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। ध्यान देंगे सिख के कुल 10 गुरु हुए, जिसमें गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु हुए। क्लियर। और 10वें ही गुरु सच्चा बादशाह थे,
जो अपने आप को सच्चा बादशाह कहते गुरु गोविंद सिंह जी ने, या इन्होंने 5 ककार को भी अनिवार्य किया था। कच्छा, कड़ा, कंगा, कृपान और केस रखने की इजाजत प्रत्येक सिखों को इन्होंने ही दी थी। इसके अलावा इनका निवास स्थान की अगर बात करेंगे तो आनंदपुर साहिब इनका निवास स्थान और कार्यस्थल पावती था। ध्यान देंगे 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारो हवाई अड्डा स्थित है। ऑप्शन है नेपाल, भूटान, सिक्किम या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा पारो हवाई अड्डा नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्कन राष्ट्र कहां स्थित है? ऑप्शन है भूमध्य सागरीय तटीय देश, यूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग, ऑप्शन सी बाल्टिक सागर के आसपास या ऑप्शन डी यूरोप के उत्तरी पूर्वी भाग में। तो बाल्कन राज्य जो होता है वह ऑप्शन नंबर बी यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में बाल्कन राष्ट्र होता है। और इस बाल्कन राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन से देश को शामिल किया जाता है? तो लटाविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया को शामिल किया जाता है। ध्यान देंगे बाल्कन राष्ट्र के अंतर्गत लटाविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया को, ये 3 देशों को शामिल किया जाता है बाल्कन राष्ट्र के अंतर्गत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा शासक अपनी बुद्धिमत्ता एवं पागलपन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक जो था उन्हें अपनी सनत भरी योजना एवं क्रूर कृत्यों के कारण, बुद्धिमत्ता के कारण पागलपन या रक्त पिपासु शासक के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु पर बदायूनी लिखता है कि लोगों को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। क्लियर। मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल एक यौगिक है, क्यों? यह ठोस, द्रव्य एवं गैस तीनों के रूप में पाया जाता है, इसलिए। ऑप्शन बी इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं, इसलिए। यह रासायनिक साधनों द्वारा 2 सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, इसलिए। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखेंगे कि पारो राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो था वह नेपाल नहीं होके, उसका आंसर नेपाल नहीं भूटान होगा। भूटान में पारो हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि ऑप्शन 1 में स्रोत केवल अनुदैर्घ्य कंपन करे, ऑप्शन बी स्रोत केवल अनुप्रस्थ कंपन करे, सी स्रोत किसी भी प्रकार का कंपन कर सकता है या ऑप्शन डी स्रोत के कंपन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जब भी ध्वनि उत्पन्न होगा तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, अतः आपका ऑप्शन स्रोत केवल अनुदैर्घ्य कंपन करे तभी ध्वनि तरंगे उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनते हैं? ऑप्शन है उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण द्वारा, अवतल लेंस एवं अवतल दर्पण द्वारा या अवतल लेंस और उत्तल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस का होना या अवतल दर्पण का होना। जो लेंस में होता है उसका ठीक उल्टा दर्पण में होता है। तो आप अगर उत्तल लेंस याद रखेंगे तो साथ में याद रखेंगे अवतल दर्पण। दर्पण में, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, जबकि लेंस में उत्तल लेंस में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का अनुमंडल है, ऑप्शन की ओर ध्यान देंगे 95 यानी 95 अनुमंडल, 101 अनुमंडल, 105 अनुमंडल या 119 अनुमंडल। तो बिहार में वर्तमान समय में कुल 101 अनुमंडल, 38 राज्य और प्रमंडलों की संख्या अगर ध्यान देंगे तो 38 जिलों की संख्या। बिहार में कुल 38 जिला, 101 अनुमंडल और 9 प्रमंडल स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 एम्पियर के फ्यूज के साथ 220 वोल्ट की सप्लाई पर 100 वाट के कितने बल्ब सुरक्षा के साथ प्रयुक्त किया जा सकता है? इस पर कल भी एक नॉमरिकल आया था। इसका नॉमरिकल का याद रखेंगे फॉर्मूला W बराबर होता है कि W बराबर Q इंटू V। ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। W बराबर वर्क आपका दिया हुआ है, Q बराबर धारा है और विभवांतर वोल्ट के रूप में आपको दिया हुआ है।
आपको निकालना कितना है, कितना सुरक्षा बल्ब को प्रयुक्त किया जा रहा है। क्लियर? आप ध्यान रखेंगे कि इसको निकालने के लिए आप करेंगे क्या कि 5 एम्पियर जो 220 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है और 100 वाट का कितना बल्ब जलाया जा सकता है। क्लियर? तो यह वाट दिया हुआ तो इसको जला सकते हैं, तो ये कट जाएगा इससे, 5 दूना 10 और 11 दूना 22। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन है 5, 8 बल्ब, 11 बल्ब या 20 बल्ब। आपका सही आंसर होगा 11 बल्ब हम जला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक कौन से हैं? ऑप्शन है चूना, सिलिका, एल्यूमिना। ऑप्शन बी सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशिया। ऑप्शन सी चूना, सिलिका एवं मैग्नीशिया, या ऑप्शन डी चूना, सिलिका और आइस ऑक्साइड। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चूना, सिलिका और एल्यूमिना जो होता है वो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक होता है। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज जोसेफ एस्पेडिन नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। यह भी ध्यान रखेंगे कि पोर्टलैंड सीमेंट में कौन कौन सा घटक होता है, तो याद रखेंगे चूसिए आम जी, चूसिए आम जी। चू से चूना पत्थर यानी चूना, सी से सिलिका, ए से एल्यूमिना, आ से आयरन, म से मैंगनीज और जी से जिप्सम को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। दूसरा है राइबोसोम, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, अतः यही कारण है कि इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम सी नंबर ऑप्शन और गोल्जी बॉडी ऑप्शन नंबर डी है दिया हुआ। आपका सही आंसर होगा राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोबिक श्वसन। अब एरोबिक श्वसन का मतलब क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, वायु की आवश्यकता पड़ती है, जिसको वायवीय श्वसन कहा जाता है। तो वायवीय श्वसन के दौरान अंदर लिए हुए वायु में O2 की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो आपको केवल श्वसन दे दे या एरोबिक श्वसन दे दे, श्वसन में भी वायु की आवश्यकता। हालांकि श्वसन दो प्रकार से किया जाता है, एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। तो जो अवायवीय श्वसन होता है उसे क्रेब्स चक्र कहा जाता है, जबकि एरोबिक श्वसन जो होता है उसे श्वसन की प्रक्रिया नॉर्मली कहा जाता है। क्लियर? तो इसमें जो ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसका प्रतिशत ऑप्शन है 10%, 21%, 30% या 40%। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21% हम लोग लेते हैं। क्लियर? जिसमें से हम ध्यान देंगे तो 4% ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बाहर निकल जाता है, बाकी का जो होता है 17% ऑक्सीजन हमारा शरीर जो है वह टिश्यू जो है, उत्तक जो है, कोशिका जो है उसको ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक नंबर प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है ध्वनि हेतु, एयरक्राफ्ट हेतु, स्पेस शटल हेतु या प्रकाश हेतु। ऑप्शन आपका सही होगा एयरक्राफ्ट हेतु मैक नंबर का प्रयोग किया जाता है। अब कहेंगे मैक नंबर जो होता है वो इससे क्या कहा जाता है, मैक संख्या क्या होती है? तो ध्यान देंगे हवा में ध्वनि की गति की तुलना में एक विमान की गति होती है। हवा में ध्वनि की जो गति होती है, अब ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। अब वही गति जो होती है वायुयान की गति के बराबर होती है, उसे ही एक मैक नंबर कहा जाता है, एक मैक संख्या कहा जाता है। मैक संख्या का फॉर्मूला की अगर बात हम लोग करेंगे तो m बराबर होता है U/c, जिसमें m बराबर मैक नंबर होता है, U बराबर अगर ध्यान देंगे इसको कहेंगे मैक नंबर, इसको मैक नंबर। U बराबर जो होता है लोकल फ्लो वेलोसिटी, लोकल फ्लो वेलोसिटी, और C में जो C होता है उसका संकेत होता है स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम। क्लियर? मीडियम। तो तीनों का याद रखेंगे कि M का मतलब होता है मैक नंबर, U का मतलब होता है लोकल फ्लो वेलोसिटी और C का मतलब होता है स्पीड साउंड इन द मीडियम। ये मैक नंबर का फॉर्मूला होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश ने DAMPE डैम्प उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? आपका ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, सीरिया या चीन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
चीन ने डैम्प उपग्रह का परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल को लॉन्च किया है या शुरू किया है? आपका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान सरकार के द्वारा। आपका सही आंसर होगा राजस्थान सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आंचल नामक योजना की शुरुआत किया, जिसमें महिलाओं को सही दवा और जरूरी पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी गई है। साथ ही उन्हें खुद को तनाव मुक्त रखने की सलाह भी इसी अभियान के तहत गर्भवती महिला को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपका ऑप्शन है यह एक काल्पनिक रेखा है। ऑप्शन बी, बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। ऑप्शन सी, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। या ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। यह बात गलत है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है, यह बात सही है। बोरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है, यह भी सही है। और न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को यह साथ रखने के लिए दक्षिण प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है, यह बात भी सही है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिकल मील तक होता है? ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए में 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी 200। ध्यान देंगे कि संलग्न क्षेत्र जो होता है वह भारत का ऑप्शन नंबर बी 24 नॉटिकल मील दूर होता है। अब नॉटिकल मील का मतलब समुद्री दूरी, नॉटिकल मील समुद्री दूरी को मापते हैं। समुद्र से भारत का अस्तित्व जो है, समुद्रों में, स्थल भाग से समुद्र में कितना नॉटिकल मील दूर तक संलग्न क्षेत्र आता है भारत का? तो याद रखेंगे 24 नॉटिकल मील दूर, और एक नॉटिकल मील दूर जो होता है वह 1.842 किलोमीटर के बराबर होता है। क्लियर? अब ध्यान देंगे ये संलग्न क्षेत्र यानी नॉटिकल मील दूर, अब होता क्या है यह नॉटिकल मील दूर? तो 1982 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के बीच एक समझौता हुआ था, और वह समझौता जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी इसे कहा जाता है। शॉर्टकट में कहेंगे तो इसे यूएन कोलोस कहा जाता है। अब ध्यान देंगे कि इसमें 3 प्रकार के समुद्री सीमा को जोड़ा गया था। एक प्रादेशिक समुद्री सीमा जिसे टेरिटोरियल सी कहा गया, संलग्न क्षेत्र यानी कॉन्टाजियस जोन, और तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत शामिल किया गया था। जिसमें से प्रादेशिक समुद्री सीमा की अगर बात करेगा, प्रादेशिक सीमा, समुद्री सीमा अपने से जोड़ लेंगे, प्रादेशिक सीमा जो होगा वह प्रादेशिक सीमा 12 नॉटिकल मील दूर तक होगा, जबकि दूसरा में संलग्न आर्थिक क्षेत्र की सीमा जो होती है वह 24 नॉटिकल मील दूर तक होती है, और तीसरा जो है वह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ जो होता है उसके अंतर्गत जो शामिल किया जाता है 200 नॉटिकल मील दूर तक शामिल किया जाता है, जिसे EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन 200 नॉटिकल मील दूर तक फैला होता है। ध्यान रखेंगे ये सारा चीज। अगला है, किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जावा द्वीप या मालद्वीप। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकट द्वीप यानी एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है, पाक जल संधि किसको किसको जोड़ देता है? ध्यान देंगे पाक जल संधि जो होता है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। मलक्का जल संधि की अगर बात करेंगे तो मलक्का जल संधि, ध्यान देंगे मलक्का जल संधि मलक्का जल संधि जो है वो मलेशिया और सुमात्रा को जोड़ देता है। मलक्का जल संधि मलेशिया और सुमात्रा को जोड़ देता है। क्लियर? ध्यान देंगे। और हॉर्मुज जल संधि जो आपका है वो फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ देता है।
और बॉब आलमंडेल जल संधि जो है वह लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ देता है। क्लियर? तो आपका मैचिंग करके क्या ऑप्शन आया? 3 4 1 2। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा एक लघु जीवनी लिखी गई है। क्लियर है? यह भी ध्यान रखेंगे, नीरज चोपड़ा पर एक जीवनी लिखी गई है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। यह लघु जीवनी किसने लिखी है? ऑप्शन है इंद्र प्रमित दास, नवदीप सिंह गिल, अरविंद अडिगा या देवदत्त पटनायक। सही आंसर होगा नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखित यह पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है भूपटल पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। क्लियर? भूपटल पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, यह बात बिल्कुल सही है कि क्रस्ट मेंटल और कोर के रूप में बटा हुआ है, तो क्रस्ट सबसे ऊपर यानी बाहरी पटल। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में छिछला है, यह भी सही है। ऑप्शन सी में है महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है, यह भी बात सही है। ऑप्शन डी है महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, यह बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन है सर आर्थर कॉटन को, ऑप्शन बी कर्नल बेयर्ड स्मिथ को, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ को या ऑप्शन डी मार्टिन बैहम को। किसको माना जाता है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत? आपका सही आंसर होगा सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही सुगंधा किस फसल की किस्म होती है? ऑप्शन है धान, गेहूं, सरसों या मक्का। आपका सही आंसर होगा माही सुगंधा धान की किस्म होती है, एक फसल की किस्म होती है। क्लियर? ध्यान देंगे, माही सुगंधा के अलावा याद रखेंगे पूसा RS10, पूसा सुगंधा 5, बारानी द्वीप, जया, पा और कृष्णा, ये सभी धान की फसल की किस्म है। जबकि गेहूं की ओर अगर ध्यान देंगे तो ध्यान देंगे पूसा सिंधु, सोनालिका, सोनारा 64, यह सभी गेहूं की है। जबकि सरसों की किस्म याद रखेंगे तो वरुणा, पूषा, बोल्ड और पीतांबरी, ये सभी सरसों के किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है या जारी किया जाता है? आपका ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या एशियाई विकास बैंक। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। IMF की स्थापना कब होती है? 1945 ईस्वी में विश्व बैंक के साथ IMF की स्थापना होती है। यही IMF के द्वारा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कासनी पाउडर जिसे कॉफी पाउडर में मिलाया जाता है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन है तना, फल, फूल या जड़ से। आपका सही आंसर होगा जड़ से प्राप्त किया जाता है कासनी पाउडर को, जिसे कॉफी पाउडर में मिला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में निम्नलिखित में से मानव में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का क्या उदाहरण होता है? आपका ऑप्शन है कलाई का जोड़, ऑप्शन बी कूल्हे का जोड़, उंगली का जोड़ या गर्दन का जोड़। सही आंसर होगा कूल्हे के जोड़ जो होते हैं वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक कितने सदस्य देश है? बिम्स्टेक में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? ध्यान देंगे, ऑप्शन दिया हुआ है 8, 7, 11 या 15। आपका सही आंसर होगा 7 सदस्य बिम्स्टेक में शामिल किए जाते हैं। अब ध्यान देंगे बिम्स्टेक का पूरा रूप क्या होता है भाई? तो दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया देशों का एक आर्थिक सहयोग संगठन है बिम्स्टेक, और 7 देशों का एक ग्रुप है। उन 7 देशों को भी आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है बिम्स्टेक में कौन शामिल नहीं है। ध्यान देंगे तो इसके अंतर्गत भारत को याद रखेंगे, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल को शामिल करेंगे। क्लियर? और यह घोषणा जो बैंकॉक घोषणा के तहत 1997 ईस्वी में क्षेत्रीय संगठन को स्थापित किया गया था। क्लियर? और मार्च 2022 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो हुआ वह वर्चुअली रूप से इसकी अध्यक्षता श्रीलंका में की गई थी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां है? ऑप्शन है वैशाली, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी गया में। आपका सही आंसर होगा राजगीर में विश्व शांति स्तूप स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 थीम क्या थी? ऑप्शन है सेव आवर अर्थ, ऑप्शन बी इन्वेस्ट इन द फ्यूचर, ऑप्शन सी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, या ऑप्शन डी रिस्टोर आवर प्लैनेट। आपका सही आंसर होगा इन्वेस्ट आवर प्लैनेट इस पृथ्वी दिवस का थीम रहा था। आप ये भी बात ध्यान देंगे कि प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और इसकी संकल्पना 1970 ईस्वी में पहली बार किया गया था। क्लियर? 2021 का भी थीम आप याद रखिएगा, वो रिस्टोर आवर अर्थ, रिस्टोर आवर अर्थ, यह 2021 का थीम रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, या ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। आपका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन जो है वो 1880 से 84 तक इनका कार्यकाल वायसराय के रूप में भारत में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं देता है? ऑप्शन है संपत्ति रखने, खरीदने, बेचने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी जो आपका दिया हुआ है वो ऑप्शन है पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ये तो बिल्कुल दिया हुआ है अनुच्छेद 19 में। शांतिपूर्वक तथा बिना शस्त्र के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, यह भी 19 में है। ऑप्शन डी ये किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता, यह भी अनुच्छेद 19 में उपबंध करके उपबंधित किया गया है तीनों ही ऑप्शन को। लेकिन ऑप्शन ए में जो है संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब यह जिसकी चर्चा अनुच्छेद 31 में की गई थी, लेकिन वर्तमान समय में इसे मूल अधिकार से हटा कर इसे संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार कर दिया गया, जो 300 के वर्तमान समय में अनुच्छेद 300 के क में शामिल किया गया है। तो संपत्ति रखने का अधिकार, खरीदने का अधिकार और बेचने की स्वतंत्रता जो है वो संविधान गारंटी नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे जुड़ा हुआ है या किससे संबंधित है? ऑप्शन है आर्थिक आरक्षण, महिला आरक्षण, शिक्षा का अधिकार, या शोषण के खिलाफ अधिकार। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक आरक्षण 103वां संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था, जिसके अंतर्गत यह उपबंधित किया गया कि सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के गरीब लोग जो होते हैं उनको सरकारी नौकरियों में और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण। इसके तहत जनरल कैटेगरी के जो लोग थे उन्हें गरीब थे जिन्हें शामिल किया गया ईबीसी के तहत। अब यह जनरल कैटेगरी के जो लोग थे, सामान्य वर्ग के लोग को 10% आरक्षण देने की व्यवस्था 103वां संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया, आर्थिक आरक्षण के तहत। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता, यह तो बिल्कुल सही है, नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि महाभियोग केवल लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर, बाकी सभी पर, चाहे तो उपराष्ट्रपति हो, चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश हो, ये सभी पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रयोग किया था, महाभियोग नहीं लगाया जाता है। महाभियोग की चर्चा केवल अनुच्छेद 61 में किया गया है और यह केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया है। यह अनुच्छेद केवल राष्ट्रपति के लिए, और कहीं भी महाभियोग की चर्चा नहीं किया गया है। बाकी सभी उच्च पदाधिकारियों पर, संवैधानिक अधिकारियों पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया को लागू किया जाता है। क्लियर है? तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्यवाही में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, यह भी बात बिल्कुल सही, क्योंकि राज्यसभा के वे सभापति होते हैं और जब निर्णायक मत देने की बारी आती है तभी यह मतदान कर सकते हैं, और वो भी राज्यसभा के सभापति के रूप में कर सकते हैं, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में कर सकते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन बी भी आपका सही है। ऑप्शन सी की ओर ध्यान देंगे, उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है, यह भी बात आपका सही है। अच्छा, इसमें बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है और वो भी उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से, यह बात आपका गलत है, तो महाभियोग में शामिल हो जाएगा। तो यह बात उपराष्ट्रपति के लिए शामिल नहीं होगा, बल्कि यह उपराष्ट्रपति के लिए शामिल हो, राष्ट्रपति के लिए यह बात शामिल होगा। तो ऑप्शन सी जो है वह उपराष्ट्रपति के बारे में गलत है।
ऑप्शन डी पर भी ध्यान देंगे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे तो निर्वाचित हो चाहे तो मनोनीत हो, सभी सदस्य भाग लेते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, पी चिदम्बरम या सी राजगोपालाचारी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण जो दौर आया 1991 ईस्वी में आया था और उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह के, क्योंकि उस समय 1991 ईस्वी में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। और अगर पूछेगा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उदारीकरण को लागू किया गया था, तो उस समय प्रधानमंत्री जो थे वह पीवी नरसिम्हा राव थे। अतः इनके कार्यकाल में उदारीकरण को ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 1991 ईस्वी में 3 शब्द, वैश्वीकरण, निजीकरण और एक उदारीकरण, इन 3 शब्दों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समिति का गठन किया? ऑप्शन है संजय अग्रवाल, कपिल देव त्रिपाठी, जिष्णु बरुआ या नरेश कुमार। आपका सही आंसर होगा संजय अग्रवाल की अगुवाई में या अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य को जुलाई 2022 में गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? ऑप्शन है शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन बी मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन सी प्रच्छन्न बेरोजगारी या ऑप्शन डी अशिक्षित बेरोजगारी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षित बेरोजगारी। आमतौर पर भारत में शहरी क्षेत्रों में दिखाई देता है। आप भारत में नहीं, विश्व में शिक्षित बेरोजगारी ही शहरी क्षेत्रों में दिखाई देती है। क्लियर। एक क्वेश्चन और सवाल पूछता है, कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी होती है वह होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छुपी हुई बेरोजगारी जिसे कहा जाता है। ऑप्शन है, क्वेश्चन है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, उस समय इसका रंग क्या होगा? ये बेस्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। उस समय जब ना तो वह अम्लीय होगा लिटमस पत्र और ना ही क्षारीय होगा, उस समय इसका रंग कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन है बैंगनी, हरा, लाल या नीला। आपका सही आंसर होगा बैंगनी दिखाई देता है। क्लियर। लिटमस विलयन जो होता है वो बैंगनी रंग का एक रंजक होता है, यानी पिगमेंट होता है, जो थाइलोफाइटा समूह के लिए लीचेन पौधा से निकाला जाता है। इस लिटमस को ध्यान रखेंगे, ये थाइलोफाइटा पादप के लीचेन, याद रखेंगे लीचेन पौधा से यह लिटमस विलयन जो होता है उसको प्राप्त किया जाता है। सूचक के तौर पर अगर यदि जो देखा जाए तो इसको इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी सूचना करने के लिए सूचक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। और यह न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, जो बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य कथन है? ऑप्शन है प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं। यह बात बिल्कुल सही है, 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर अपना चुंबकत्व खो देता है। यह भी बात सही है। ऑप्शन सी सफलतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। यह भी सही है। ऑप्शन डी है कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जा सकते हैं। यह बात गलत है, बहुतों आकार के बनाया जा सकता है, जो आकार ढालना चाहेगा वो आकार दिया जा सकता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन है फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल या नीदरलैंड। आपका सही आंसर होगा स्पेन में आयोजित किया गया 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 28 से 30 जून 2022 को मैड्रिड, स्पेन का शहर मैड्रिड में आयोजित किया गया। क्लियर। अब नाटो कहेंगे, नाटो है क्या? तो नाटो के अभी वर्तमान समय में नाटो के महासचिव की ओर ध्यान देंगे तो नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। क्लियर। नाटो की स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को नाटो की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में स्थित है। और इसके सदस्य देशों की बात करेंगे तो इसके सदस्य देशों की संख्या 30 होती है। और नाटो का अंतिम सदस्य देश की अगर बात करेंगे, नवीनतम सदस्य देश की बात करेंगे तो उत्तरी मैसिडोनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? ऑप्शन है वर्ग 16,
वर्ग 17, वर्ग 18 या वर्ग 11 तत्वों को। तो ध्यान देंगे, आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या होती है 18 और हाइड्रोजन जो तत्व होते हैं वो 17 वर्ग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और ध्यान देंगे 18वें वर्ग में जो आता है वह सभी नोवेल गैस को रखा जाता है, अक्रिय गैस को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉली क्लोन एक उदाहरण था। ऑप्शन कुत्ता, गाय, भेड़ या मुर्गी का। सही आंसर होगा भेड़ का एक डॉली जो था वो एक प्रकार का क्लोन तैयार किया गया था डॉली नाम से, जो कि भेड़ की एक प्रजाति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांतिपूर्ण विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। ऑप्शन है अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर होगा अरविंद घोष के द्वारा शांतिपूर्ण प्रतिरोध को जन्म दिया गया था, यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। क्लियर। आप देखेंगे कब किया गया था इसका प्रतिपादन, तो जब 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था, तो उस समय अरविंद घोष ने सारे देशवासियों को शांतिपूर्ण प्रतिरोध करने के लिए कहा, लेकिन शांतिपूर्ण प्रतिरोध करने के लिए सलाह दिया था या इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसके विरोध में, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है। ऑप्शन है रक्त में प्रवेश की, विटामिन की, जल की या खनिज लवणों की। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एनीमिया जब हो जाता है तो रक्त में, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए बनता है रक्त में कमी हो जाती है। अब प्रवेश लिखा हुआ है, रक्त में प्रवेश की कमी, तो कमी ही हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के कार्य में हुआ था। ऑप्शन है कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में बजट को प्रारंभ सबसे पहली बार किया गया था। अब लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करेंगे तो लॉर्ड कैनिंग जो थे, लॉर्ड कैनिंग 1856 ईस्वी से लेकर 1862 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। क्लियर। और अगर ध्यान देंगे कि अर्थशास्त्र विल्सन को भारत बुलाया गया था, किस लिए, बजट व्यवस्था को तैयार करने के लिए। अर्थशास्त्री विल्सन, तो भारत में बजट व्यवस्था की देन विल्सन को माना जाता है। जो शास्त्री थे विल्सन, उनको भारत बुलाया गया था, बजट तैयार करने के लिए बुलाया गया था। और इन्होंने 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को भारत में 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को भारत में विल्सन के द्वारा बजट तैयार किया गया और कैनिंग के द्वारा उस बजट को पेश करवाया गया था। क्लियर। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या सी राज गोपालाचारी। सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने कहा था स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। ऑप्शन है रेडियो सीसा, ऑप्शन बी रेडियो कोबाल्ट, ऑप्शन सी रेडियो फास्फोरस या ऑप्शन डी रेडियो आयोडीन। आपका सही आंसर होगा यह रेडियो फास्फोरस जो होता है उसका इस्तेमाल चर्म रोग के उपचार के लिए किया जाता है। चर्म मतलब त्वचा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक चर्म शोधन निर्धारण में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली है। ऑप्शन है निकेल, जिंक, क्रोमियम या सीसा। आपका सही आंसर होगा क्रोमियम जो होता है वो आधुनिक चर्म शोधनों में निर्धारण किया जाता है कि भारी धातु जो विषैले रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में माना जाता है। आपका ऑप्शन है नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब अब्दुल लतीफ खान, सर सैयद अहमद खान या अब्दुल्ला खान। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवाब अब्दुल्ला लतीफ खान को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलोग्राम किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आवृत्ति वितरण प्रतिबिंब के लिए ग्राफीय निरूपण है, ऑप्शन बी त्रिविमीय एमआरआई है, ऑप्शन सी एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड है या एक द्रव्य क्रिस्टल प्रदर्शन है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होलोग्राम जो है वह एक त्रिविमीय छवि प्रतिबिंब को प्राप्त करता है
के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड करने का काम होलोग्राम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख में वर्ण दर्शन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? ऑप्शन है रक्तकोट, शंकु, शलाका या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा शंकु, यानी कोन्स जो होते हैं वो हमारे आंख में वर्ण दर्शन, जो रंगीन वर्ण होता है, रंगीन दृश्य दिखाई देता है, वो शंकु के कारण ही संभव हो पाता है, कोन्स के कारण ही संभव हो पाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर में किस तरह के लेजर का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है अर्धचालक लेजर, एक्सेस मेजर लेजर या डाई लेजर या गैस लेजर का। आपका सही आंसर होगा अर्धचालक लेजर का इस्तेमाल लेजर प्रिंटर में लेजर का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 75 का बीएसएससी का अपना सेट प्रैक्टिस, जिसके तहत हम आपको लगातार बीटीबीसी और सिलेबस बेस्ड एग्जाम, सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन पहुंचाने का प्रयास आपके पास कर रहे हैं। आप अगर इस क्वेश्चन को, टोटल सीरीज को अगर आप देख लेते हैं तो आपको बीएसएससी के एग्जाम में अच्छा हद तक एक प्लेटफॉर्म आपके पास रहेगा, क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा जो कि आपको एग्जाम पैटर्न को फॉलो करता है। तो फ्रेंड्स, आज की सेवा को देते हैं विराम, शेष की चर्चा करेंगे फिर कभी अगले सेट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो केसीसी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके आसानी से जुड़ सकते हैं, या लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसके तहत हम आपको एग्जाम रिलेटेड या एजुकेशनल रिलेटेड जितना भी कंटेंट होगा हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।